सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित चैप्टरों के में आपके जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या हम आपको बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप समझाएंगे, राष्ट्रीय आय, और इन टॉपिक्स को समझाने के अलावा हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न भी आपको देंगे। तो 5वें नंबर पर है उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र राजकोषीय नीति एवं राजस्व, आयोजना, मुद्रा एवं बैंकिंग। इससे संबंधित परीक्षाओं में इंडियन इकोनॉमी आप कह सकते हैं से आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं इसको बिल्कुल करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स जितने हैं, पीसीएस का हो गया, आरओ तो आ ही रहा है आगे, तो ये सब आपको चैप्टर हेल्प करेंगे आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का आर्थिक विकास। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी और अनडेवलप्ड थी। गांव एक पृथक इकाई थी और व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। तो भारत में रेशमी और सूती वस्त्रों का हब था, आप कह सकते हैं। विश्व वर्ल्ड लेवल पर इसकी क्वालिटी थी। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। तो ये इन चीज़ों में भारत अव्वल था, नंबर 1 पोजीशन पे था, आप कह सकते हैं। सोने चांदी के आभूषणों को पर नक्काशी का काम हो गया, पत्थरों पर तराशी का काम हुआ, ये बहुत अच्छा था। अतः यहाँ इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें थी भारत से? तो भारत में से निर्यात होता था नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। नील, अफीम, मसालों के अलावा सोने चांदी के आभूषण, पत्थर पर तराशी का काम और उच्च स्तर के उत्तम क्वालिटी के रेशमी व सूती वस्त्र। इसी प्रकार 17वीं व 18वीं सदी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत रूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि उसको एक उपनिवेश बना दिया। अंग्रेजों ने क्या बनाया इसको? उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ होता है इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। भारत को कैप्चर कर लिया, अधिकार कर लिया, राजनीतिक स्वतंत्रता भारत की छीन ली और इसकी आर्थिक गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण कायम स्थापित कर लिया। भारत पर 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए। तो उद्योग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? उद्योगों के लिए चाहिए मशीनरी चाहिए, विपणन सुविधा चाहिए, परिवहन चाहिए और संदेश वाहन चाहिए। बिना इन चीज़ों के अभाव में कृषि के लिए साख नहीं, शक्ति नहीं, परिवहन नहीं विकसित हो सकता। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो इसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो पहला कौन सा सेक्टर है? शक्ति। शक्ति कहाँ से आएगी? कोयले से आएगी, ईंधन, तेल और सौर ऊर्जा, वायु से। परिवहन डेवलप करना होगा किसी देश को आर्थिक विकास के लिए। परिवहन कैसे होगा? रेल, डाक, पोत व वायु परिवहन आदि। संदेश वाहन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, अब तो मोबाइल है, बेतार का तार इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर क्या है? आर्थिक विकास में बैंक, वित्त व बीमा कंपनियां आती हैं। विज्ञान व टेक्नोलॉजी भी है और कुछ सामाजिक मत जैसे शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य आदि आते हैं। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, बिना इसके हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता, ना ही सामाजिक हो सकता। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे में कमी थी। स्वतंत्रता के प्राप्त पश्चात क्या हुआ? देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी,
किसान उस समय गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित जो उद्योग धंधे थे वो ब्रिटिश जब के अधीन था भारत, उस वक्त कम थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी और आधारभूत उद्योग उस समय नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासोन्मुख कहा जा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन का विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख और मौलिक उद्देश्य था क्या? देश में समन्वित और संतुलित विकास करना, ये सेंटर में रखा गया इस उद्देश्य को। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए ताकि कृषि का भी डेवलपमेंट हो, उद्योग और व्यापार ये साथ में सब बढ़ें और देश का विकास हो। भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित हुआ और बढ़ता सार्वजनिक विकास, व्यय, बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस दौरान ग्रामीणों विद्युतीकरण हुआ, डाक एवं रेल परिवहन का विकास हुआ, कृषि का मशीनीकरण हुआ, हरित क्रांति आई। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात औद्योगिक विस्तार हुआ, बढ़ती शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अनेक विकासोन्मुख घटक इसमें शामिल हैं। तो भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में क्या क्या हुआ? कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है, लोहा, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र गति से विकास हुआ है और भारत का आयातों पर निर्भरता कम हुई है, जिससे आयात कम हुआ है। विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। समाज में पर्याप्त विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि का अधिकार दिलाना, बंधुआ मजदूरी समाप्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, ये सब कार्य हुए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना और किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि। उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी आर्थिक अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अवस्था में हम पहुंच गए हैं जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और यह प्रयास लगातार जारी है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको भारत की आर्थिक व्यवस्था के कुछ पॉइंट बताए। इसी में हम MCQ प्रश्न कुछ ले रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए क्या? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन चाहिए और विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में विभाजन होना चाहिए, तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो ये जो D नंबर का तत्व है, तकनीकविद एवं नौकरशाह, इनकी आवश्यकता नहीं है। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों बताया ना, पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है। इसमें डायरेक्ट रूप से इन तीनों का योगदान है। और D नंबर, तकनीकविद एवं नौकरशाह, इनका प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। हालांकि तकनीकी जरूरी है, लेकिन तकनीकविद एवं नौकरशाह, इनको अप्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान रहता है। चलिए अगले देखें। अगला है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी इकोनॉमी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। तो 2024 तक निर्धारित किया गया है, B नंबर ऑप्शन। ज्ञातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड 1 पृष्ठ 231 तक लक्ष्य 2025 तक बताया गया था, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार आप 2024 तक इसको मानेंगे। ठीक है,
2024 आपका राइट आंसर है। देखिए फिर से वही प्रश्न है, भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो आपका 2024 ऑप्शन होगा। आपका है नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है। कथन ए देखिए क्या है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020-2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण क्या है? एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। चलिए इसी प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी एक गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान देश के अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कुल 111 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत है और आर आपका सही है। चलिए, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो इसमें हो जाएगा कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? उपयोग, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं इसलिए, और कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अगला है, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। ठीक है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो आप बता सकते हैं। इसमें जहां अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है तो वहां प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, निम्न आश्रिता अनुपात होगा, तृतीय क्षेत्र से अधिक कार्यबल का होना, आपका निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये दोनों सही हैं, यानी 1+2। निम्न आश्रिता अनुपात, ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है इसकी भी एक विशेषता नहीं है, 3 नंबर नहीं है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का शक्ति का होना, ये भी नहीं है। तो आपका 1 और 2, जिस देश में अर्थव्यवस्था जो है वहाँ की अल्प विकसित होगी तो वहाँ की आय होगी वो निम्न आय होगी, प्रति व्यक्ति आय, और पूंजी निर्माण की भी निम्न दर होगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में लाती हैं? विकासशील श्रेणी में लाने के लिए भारत के पास कौन कौन सी विशेषताएं हैं? भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है, पहले भी था और आज भी कृषि मुख्य व्यवसाय है, ये विशेषता है भारत की। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी का एक प्रकार है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी आपकी विशेषता है। मानव जो है पूंजी की गुणवत्ता, क्वालिटी होना काम में, मतलब ये भी है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, प्रोटीन का उच्च सेवन नहीं है, ये गलत है आपका 4 नंबर। तो मानव पूंजी जो है उसकी निम्न गुणवत्ता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और कृषि मुख्य व्यवसाय है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में। इसके अलावा आप कुछ और विशेषता भी देख सकते हैं, जैसे कृषि प्रधान देश है भारत, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है।
पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन भी है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आप कह सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की सहभागिता रहती है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। बी नंबर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है? इसमें लिखा है ना, कौन सा प्रमुख लक्षण है? तो बताया था आपको भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ये अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अभी बताया आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ मिलकर काम करते हैं। सी। भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम आधिक्य, इन चारों में से भारत की अर्थव्यवस्था को कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो अगर परिभाषित करने की बात आ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, भारत में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, तो अगर कहें तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। लेबर क्लास बहुत अधिक है यहाँ पर, बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो पूंजी आधिक्य, पूंजी अधिकता नहीं है, निम्न पूंजी तक विकास है। व्यापार अधिकता वाला अर्थव्यवस्था भारत की नहीं है। खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बताया जाए तो ये भी नहीं है। खाद्य सामग्री है, भोजन है, ठीक है। एक श्रम आधिक्य, जनसंख्या का अधिक दबाव है ना, अधिक जनसंख्या, तो भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो शक्ति संसाधन आर्थिक तत्व के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संसाधन जिसके माध्यम से हम आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं, ये भी आर्थिक में आता है। पूंजी संसाधन, सामाजिक व्यवहार जो है ये आर्थिक तत्व नहीं है, अनार्थिक तत्व है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं और अनार्थिक तत्व कौन से हैं? आर्थिक तत्व में देखिए आता है प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण आता है, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात आता है और संगठन आता है। अनार्थिक तत्व कौन से हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के? सामाजिक घटक हैं, धार्मिक घटक हैं, राजनीतिक घटक हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटक, साथ में वैज्ञानिक घटक हैं लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। हमने बताया आपको भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है और साथ ही भारत अर्थव्यवस्था एक विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है और सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं? तो इसमें यह बताना है कि आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं जो हैं, उसमें कौन भाग नहीं है। तेल के सुधार में ये योगदान रहता है, आर्थिक सुधारों में, आर्थिक व्यवस्था में, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार में, न्यायिक प्रणाली में सुधार, इसका कोई मतलब आर्थिक सुधारों से नहीं है, ठीक है। आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में इसको नहीं लिया गया है, सी नंबर को। बाकी शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, इसको लिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति तथा राज्य दोनों। तो विकास का भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति की भी सुरक्षा करता है और राज्य की भी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक
एवं पब्लिक दोनों क्षेत्रों के देश के विकास के कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, निजी क्षेत्रों का प्रशासन व्यक्ति यानी पर्सनल हाथों में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की बराबर सुरक्षा करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर है आपका नंबर 2, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? आर्थिक देशीय सीमा का की संकल्पना। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चों का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। तो आप कह सकते हैं किसी भी देश की उत्पादन क्रियाओं की माप को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। आर्थिक सीमा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित एक भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचलन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र क्या है? देश की राजनीतिक सीमा, समुद्री और आकाशीय क्षेत्र सहित, ठीक। और आर्थिक सीमा में आता है देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान। आर्थिक सीमा का क्षेत्र आता है देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान व वायुयान। नेक्स्ट है मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या अन्य क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिस पर देश का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय समुच्चयों की 2 श्रेणियां होती हैं, देशी और राष्ट्रीय, जिसे कहते हैं देशीय उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की आर्थिक सीमाओं में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में संबंध। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं? आर्थिक सीमा में किया गया जितना टोटल प्रोडक्शन होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन तो राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक। राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे इसको? देशी उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन, ठीक है, और इसको हम घटा देंगे। देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को कहते हैं हम राष्ट्रीय उत्पाद। इसको राष्ट्रीय उत्पाद को वैसे भी कहते हैं देशीय उत्पाद। कुल उत्पादन देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन देशीय उत्पाद है और विदेशों से प्राप्त कारक है आपका देशीय उत्पाद के साथ मिलने से होगा राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें अब घटा देंगे क्या? विदेशों से की गई कारक आय को, ठीक। देखेंगे यदि विदेशों में प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों से निबल कारक आय कैसी होगी? धनात्मक होगी। इसी तरह से यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती है तो विदेशों में निबल कारक आय क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो देख लीजिए कब धनात्मक होना है और कब ऋणात्मक होना है। औद्योगिक वर्गीकरण कर लेते हैं इसको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। उत्पादन इकाइयों को अलग अलग औद्योगिक समूह या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि आता है, पशुपालन है, मछली पकड़ना है, खनिज निकालना है, वानिकी है, और इसको आता है, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र को जो कच्चा माल होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, ठीक। आप नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र रटे होने चाहिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र में क्या चीज़ें आती हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण। इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की
वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसमें लिखा भी है देखिए। ठीक, कच्चे कारखाने, ठीक है, एक जो उत्पादन का काम करेंगे, निर्माण, बिजली उत्पादन, जो उत्पादन का काम करेंगे, जल आपूर्ति, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में इसे सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं, जितनी सेवाएं हैं गवर्नमेंट सर्विस सब तृतीय क्षेत्र में सेवा के अंतर्गत आएंगे। परिवहन है, व्यापार है, सेवा करते हैं हम परिवहन के द्वारा लोगों की, व्यापार करते हैं, सेवा करते हैं। शिक्षा है, होटल है, सरकारी प्रशासन है, वित्त आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय लेखांकन, आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय दिए गए हैं। तो ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र थे।